अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि हर साल दुनिया भर में 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है जिनसी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, उसके हवाले से आगाही के लिए 2 हफ़्तों की एक कैंपेन मनाई जाती है। और इस प्लेटफ़ॉर्म राइट्स वॉच से हमने भी उस कैंपेन के दौरान यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इस इशू पे बात की, उन ख़वातीन से बात की जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो चुकी थी। हमने उन लोगों से भी बात की जो कि इस तरह की ख़वातीन को कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके केसेस को परस्यू करते हैं। नाज़रीन, लेकिन ये जो वायलेंस होता है इसकी एक जो शक्ल होती है वो तशद्दुद होती है, और वो तशद्दुद की बहुत सारी अक़साम होती है, जिस्मानी होती है, वो सेक्सुअल नेचर की हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल नेचर की हो सकती है। तो आज के जो राइट्स वॉच है उसपे हम इसी जो है तशद्दुद जो होता है उसकी इन किस्मों पे बात करेंगे और देखेंगे कि जो ख़वातीन जिनसी तशद्दुद का या सिनफ़ी तशद्दुद का शिकार होती हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह से मुतासिर होती है। जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 28% ख़वातीन जो कि 15 से 49 ईयर्स की एज ब्रैकेट में फ़ॉल करती हैं, वो जिस्मानी तशद्दुद का सामना करती हैं। ये ऑन एवरेज एक रिपोर्ट है। इसके अलावा 6% ख़वातीन जो है वो जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हैं। इसके अलावा 34% शादीशुदा ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने शौहरों के हाथों जिस्मानी, जिनसी या जज़्बाती तशद्दुद का शिकार होती हैं। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद तो हमें मालूम है, लेकिन ये जो जज़्बाती तशद्दुद है इसका इम्पैक्ट क्या होता है और ये हम किस तरह से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हमें जॉइन कर रही हैं मिस तानिया आदम खान साहिबा, जो कि एक इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपिस्ट हैं, और वो अ उन ख़वातीन के हवाले से काम करती हैं, उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से काम करती हैं जो कि तशद्दुद का शिकार होती हैं। तो मिस तानिया, बहुत शुक्रिया आपने राइट्स वॉच में हमें जॉइन किया। एक तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं जो उन ख़वातीन पे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं? जी, बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो कि आपने इनवाइट किया, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। अम, सेकंडली आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सो एज़ अ थेरेपिस्ट जो कि कोई 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रही है, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज़ केसेस जो आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, ये इश्यू सिर्फ़ साइकोलॉजिकल नहीं होता फॉर वुमेन हू सफ़र फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस या किसी किस्म का भी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो भी हो, जो कि मोस्टली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ ज़्यादा होता है, वेदर इट्स वुमेन या चिल्ड्रन। इसके सिर्फ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसके फिज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके मेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके सोशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसका लाइफ की और मेंटल हेल्थ या आपके जनरल वेल-बीइंग के हर एस्पेक्ट पे इसका इफ़ेक्ट होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है, स्पेशली इस सेंचुरी में। शुक्र है कि वी हैव पीपल हू आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू कलेक्ट डेटा एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, और इसमें हम डिटेल में जा सकते हैं। मैं आपको इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी बता सकती हूँ। इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो कि जनरेशनल, व्हिच इज़ टू से आगे की नस्लों पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे बच्चे होंगे, इफ आई सफर फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, हाउ विल आई रेज़ माय चिल्ड्रन, राइट? और वो बच्चे आगे जाके फिर किस किस्म के अब्यूज़ का शिकार होते हैं या फिर खुद किस तरह के अब्यूज़र्स बनते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत रियल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। सो इट्स नॉट जस्ट द इंडिविजुअल, माय पॉइंट इज़, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रहा है। इसका हर हर लेवल पे, सोसाइटी के हर लेवल पे और इंडिविजुअल के हर अम, लेवल की वेल-बीइंग पे उसका इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, तानिया खान साहिबा, आप कंसिडरिंग कि आपकी 17 इयर्स ऑफ ये आपका करियर रहा है, आपने कुछ नोट किया था कि ये कोई प्रेवलेंस जो है जीबीवी के एंड देन रिजल्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो किस कम्युनिटी ऑफ वुमेन में ज़्यादा होती थी? सोशियो इकोनॉमिक क्लास से कोई जुड़ा हुआ आपको कोई लिंक नज़र आ रहा था? फेथ से कुछ जुड़ा हुआ लिंक नज़र आ रहा था? आपने क्या नोट किया था कि किन क्लास ऑफ वुमेन में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता था? द अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज़ कि इसमें क्लास की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आई हैव वर्क्ड विद वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, एंड इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट, हर क्लास में ये प्रॉब्लम देखने को आई आई हैव सीन इट एट लीस्ट।
यू विल बी सरप्राइज्ड अच्छी खासी वेल टू डू फैमिलीज़ में, अच्छी खासी एक्सपोज्ड फैमिलीज़ में, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से पढ़कर आए हैं, वहाँ भी ये काफ़ी प्रेवलेंट है। इट्स नॉट लाइक, हाँ, ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, जिनके रिसोर्सेज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिन पे फाइनेंशियल कंट्रोल है या जिनकी एजुकेशन नहीं हुई भी, उन फैमिलीज़ में जहाँ पे अब्यूज़ की तरफ औरतों को या बच्चों को डिसेंसिटाइज़ कर दिया गया है, ऑफ कोर्स वहाँ पे इट इज़ फार मोर इंटेंस। उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड जिन क्लासेस की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, अच्छे खासे एजुकेटेड वेल टू डू फैमिलीज़ के, उसमें एक चीज़ है कि सोशली सुपरफिशियली ये चीज़ बुरी मानी जाती है, राइट? सो पीपल, देयर इज़ अ लॉट मोर शेम, which is far more dangerous because women don't talk about it, because एक social status होता है, एक family की एक reputation होती है, so women don't come out openly and talk about it. But in the um, lower economic जो families होती हैं या जिनकी जो poverty के threshold से नीचे हों, right, उनमें there's no shame, right? So men will do it openly, women will do it to their children very openly also. So class की discrimination as such नहीं है. Reporting is different, right? So the reports will be on a different scale in societies and families जो कि अपना एक social status या अपनी एक social standing रखना चाहते हैं. सही। अच्छा मैम, आपने बात की थी कि ये जो है, जो वायलेंस होता है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, साइकोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है, मेंटल भी। एक रिसर्च में यूनाइटेड नेशंस की आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 34% जो शादीशुदा खवातीन हैं उनको जिस्मानी, जिनसी या जज्बाती टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। जिस्मानी का और जिनसी तशद्दुद का तो बहुत सारे लोग आराम से रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन रिकग्नाइज़ नहीं कर सकती कि कहाँ पे वो जिस जिस मैरिज में वो हैं, वहाँ पे उनको कहाँ पे मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप बता सकें कि इसको रिकग्नाइज़ करने के क्या तरीक़ेकार होता है? इसका एक रीज़न ये भी है कि इट ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अब्यूसिव एनवायरनमेंट्स। वहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन जनरेशनली चलती आ रही है. Their mothers have suffered it, right? Their fathers have inflicted it. Um, हो सकता है उनकी नानी दादी, ये स्टोरी बहुत पुरानी जाती है. जी। इसको you can trace it as far back as you want, right? इसका कोई सिरा आपको नहीं मिलेगा. It goes way 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 back. So desensitization, जो कि हमें पता है patriarchal structure है, especially in this case, right? We know that एक desensitization over a period of generations की जाती है, जहाँ पे औरतों को अपने हकूक का नहीं पता, औरतों को ये तक नहीं पता that financial control या फिर मोबिलिटी उनकी महदूद कर दी जाए, राइट? या बच्चों की डिसीजंस में उनकी ना सुनी जाए, ना मानी जाए, या फिर अपनी प्रोफेशनल, एजुकेशनल, किसी भी किस्म की अगर आप कोई एंडेवर करना चाहें, कुछ परस्यू करना चाहें और उस पे पाबंदियां लग जाए. These are all different forms of the same kind of mental and psychological torture that you're talking about. Because ये what it does is that आपने एक औरत की सेंस ऑफ वर्थ या सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप ही नहीं होने दी. सो शी इज ओनली सीइंग हरसेल्फ इन द स्पेसिफिक वेरी नैरो, जो एक जेंडर रोल डिफाइन किया गया है, राइट? आपने बहुत नैरो डेफिनेशन कर दी है जेंडर रोल की, सोशली, कल्चरली, ट्रेडिशनली. अनफॉर्चुनेटली लीगली भी आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट नॉट कॉमनली अवेलेबल, जहाँ पे औरतों को ये पता हो कि दिस इज नॉट ओके. बिकॉज आप सोशल देखें ना, कल्चरल और सोशल कंस्ट्रक्ट्स देखें, स्ट्रक्चर्स देखें, कहीं से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ओके। राइट? आपको लीगल एक्सेस नहीं है टू नो कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अब्यूज क्या क्या होते हैं. घर पे आप हैं तो आप जेंडर रोल में इतने फंसे हुए हैं कि आपके ह्यूमन राइट्स क्या हैं. ह्यूमन तो इज बियॉन्ड जेंडर है. आपके ह्यूमन राइट्स क्या है, इसकी एजुकेशन आपको कौन दे रहा है? आपकी माँ ने नहीं दी, राइट? ऑब्वियसली योर फादर हैज नॉट गिवन इट बिकॉज ही इज ऑफ द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर. सो व्हाट women tend to do then, अगर हम सिर्फ औरतों की बात करें, व्हेन दे कम इनटू अ मैरिज, इनके रोल्स डिफाइन होते हैं. फर्स्ट एज अ वाइफ, डॉटर इन लॉ एंड अ मदर. बहुत नैरो डेफिनेशन है ये, और उसके नॉर्म्स हैं, उसके डूज एंड डोंट्स हैं, और वो बहुत लिमिटेड है, राइट? आप उसमें खुद क्या है आपको नहीं पता. सो अब आपकी किस्मत है कि आप किस तरह के हाउस होल्ड में
आपकी शादी हुई है, इज योर हस्बैंड लिबरल, इज ही कंजर्वेटिव, इज ही सस्पिशियस, इज ही फाइनेंशियली कंट्रोलिंग, आपकी मदर इन लॉ किन किन चीज़ों से गुजर कर नाउ शी फील्स इंटाइटल्ड to exert the same kind of control on you, हम्म right? So you basically for a good 20 years of your life, जब तक आपके बच्चे नहीं बड़े होते, आप उन्हीं रोल्स में रह के आपका like I said, and I would like to touch upon this also कि इसके physical long term effects क्या होते हैं. Mental तो हमें पता है ना, anxiety, depression, insomnia, ये हमें पता है, but what we don't understand is कि chronic stress, and stress का हम सबको पता है, we know how stress works. Toxic stress can lead to the dysfunction or the malfunction of so many systems in your body. Nervous system, जो central nervous system है आपका, जो आपकी हर चीज को regulate करता है. आपका endocrine system, right, which controls your hormones and your glands, and your immune system. फिर क्या होता है? You have things like autoimmune disorders. You have cancers, you have diabetes, right? You have weight gain, you have weight loss, you have depression, you have anxiety, you have insomnia, you have palpitations. ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम बहुत कॉमनली फिर औरतों में देखते हैं, जो फिर डॉक्टर्स के पास भाग रही होती हैं. पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम फिर इसको केटर कर रहा होता है, हालांकि ये इशू मेडिकल का नहीं है, ये इशू कल्चर का है, ये सिस्टम का है. Right? Medical is only going to control a symptom. It will not fix the cause. अच्छा डॉक्टर तानिया खान साहिबा, ये आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप कह रही हैं कि लाइक आफ्टर व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट, तब ये फिर खवातीन है ये फिर सीख करती हैं हेल्प. तो आपके जितने पेशेंट्स आए हैं वो डू यू थिंक वो लाइक दे हैड टू कम टू यू इन सीक्रेट, फैमिली के कंसेंट के साथ थे, कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको नज़र आ रहा था अपने प्रॉब्लम्स लेके जो आती थी, या फिर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यू वुड से वो एक अंडर ड्यूरेस ही आते हैं? Mostly under duress आता है, mostly to answer your question. ओके. But एक और चीज़ है इसमें Asra, that mental health is a very new profession in Pakistan. अभी तक by and large mental health taboo ही है, उस पे एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, right? आज तक 20 साल पहले तक सिर्फ साइकाइट्रिस्ट को एक्सेस था. मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्प या काउंसलर्स या फैमिली काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग, ये बहुत रीसेंट फिनोमेनन है पाकिस्तान में. अभी बाहर मुल्कों में चले 100 साल हो गए हैं, मगर बाहर के मुल्कों ने भी अभी पिछले कोई 50-60 साल में इसको एक्सेप्ट किया है प्रॉपरली, मेन स्ट्रीम में आया है ये. पाकिस्तान में अभी तक ये मेन स्ट्रीम में नहीं आया मेंटल हेल्थ अभी भी. आई थिंक द ओनली डिफरेंस दैट आई हैव सीन नाउ कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों को अवेयरनेस आ गई है, इंफॉर्मेशन बेसिक सिंपल टर्म्स में लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन का पता लग गया, राइट? सो ट्रॉमा का पता लग गया. बट एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ जो कि मैं मान रही हूँ टू डू विद आवर प्रोफेशन हियर इन पाकिस्तान, दैट ये अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं है. सो देयर इज ओनली अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं. Exactly. राइट? सो दिस इज नॉट एन अफोर्डेबल प्रोफेशन अभी तक. हमें पता है कि मेडिकल सिस्टम यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है, राइट? हर कोने पे डॉक्टर बैठा हुआ है, एवरीवन हैज गॉटन MBBS की डिग्री कहीं से एंड दे बिकम डॉक्टर्स. बट काउंसलर्स, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दिस इज नॉट मेन स्ट्रीम. सो मेन स्ट्रीम तक जब तक ये प्रोफेशन नहीं जाएगा तब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होगा. देयर इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि थेरेपिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, who will go to them. Mostly they come from a particular background, right? उनकी affordability होती है, वो stable होते हैं in their finances. And उस section of society में अब ये normalized भी हो गया और ये acceptable भी हो गया. In fact, it's also encouraged, right? So I have patients जो कि 60-70 years of age के हैं, हालांकि ये to me that was unbelievable कि इस एज के लोग जो कि पिछली जनरेशन के लोग हैं वो भी इस अवेयरनेस को लेके अब आ रहे हैं कि अच्छा आई हैव अ प्रॉब्लम, या तो मुझे एंजाइटी बहुत है, या मुझे नींद नहीं आ रही, या आई बीन इन अ वेरी अब्यूसिव मैरिज फॉर 40 years that I want to leave now, right? एंड मेरा एज ग्रुप मोस्टली जो मेरे पास आता है टू बी ऑनेस्ट इज बिटवीन 32 and 50. इस एज ग्रुप के बीच में आई विल हैव पीपल कम टू मी एंड दे मोस्टली वेल टू डू. इन्होंने पढ़ाई की है, they've been around
so they know what mental health is. So उस तरह का स्टिग्मा इनमें नहीं है. ठीक मैम, जिस तरह अभी आपने बात की कि एक एक खास क्लास, एक खास सेगमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकती है जो मेंटल थेरेपी है उसको। लेकिन मैम दूसरी तरफ अगर हम स्टैट्स को देखें तो वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो शिकार खवातीन हैं उनकी ज़्यादा जो अक्सरियत है वो रूरल एरियाज़ में वो है। अब वहाँ पे तो ऐसी कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर हमारे प्रोग्राम से हम फॉर द अवेयरनेस पर्पस आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो ख़वातीन उनकी जो क्लोज़ फैमिली में या फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे ख़वातीन को जब उनको पता चले तो वो उनको किस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट वो अपने तौर पे किस तरह से उस खातून की सेहत को बेहतर ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात वो कर सकती हैं? अहमद, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जवाब है. इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई विश मेरे पास इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता. बट द फैक्ट इज के ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स है एंड इट्स सो सिस्टमिक. सो मैंने एटलीस्ट इतना देखा है, रूरल एरियाज में हो या अर्बन में हो, बाय द वे, विक्टिम शेमिंग इज एन एक्चुअल थिंग. सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट द विक्टिम हैज डन, राइट, उनके साथ वायलेंस इज नॉट देयर फॉल्ट, इट्स द परपेट्रेटर्स फॉल्ट. कुछ भी हो जाए, चाहे वो माँ बच्चे के साथ कर रही हो या शौहर बीवी के साथ, राइट, और इन एनी कॉम्बिनेशन, इट डज नॉट मैटर. हमारे यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग, राइट, इज द नॉर्म. एंड अगर आप देखो, in most cases, it's unfortunate again, in most cases कोई ना कोई वजह हम ढूंढ रहे होते हैं. इसने कुछ किया होगा, इसने बदतमीजी की होगी, राइट. एंड इवन मदर्स मैंने खुद देखा है कि माएँ भी अपनी बेटियों के साथ बैठ के उनको चुप होने का मशवरा देती हैं, राइट, कि अगर आप बोलेंगी कम, राइट, अगर आपकी जुबान थोड़ी काबू में रहेगी तो ये नहीं होगा. राइट? सबसे पहले तो ये बात है, रूरल एरियाज में इस चीज़ को ख़त्म करना या इस चीज़ को किसी मतलब समझाना औरतों को that this is not, आपके साथ भी हुआ है, आपके बेटे के साथ भी हो सकता है. प्लीज डू नॉट ब्लेम योर डॉटर फॉर व्हाट इज हैपनिंग विद हर. या आप अपना गुस्सा या अपने साथ किया हुआ अब्यूज अपने बच्चों पे ना निकालो. ठीक है, तो ये प्लीज कंटेन इट एंड लिमिट इट टू योरसेल्फ. ये नहीं हो सकता. ये मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह रही हूँ, बिकॉज इसके लिए आपको उसी तरह का सिस्टेमिक सोल्यूशन चाहिए Exactly. जिस तरह का ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है. सिस्टेमिक प्रॉब्लम ये क्यों है? इट्स इन योर कल्चर. हुँ। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है. आज तक इस पर जोक्स भी बनते हैं, इस पर मीम्स भी बनते हैं एंड पीपल लाफ एट इट. या कुछ कुछ लोग हैं जो इतराज़ करते भी होंगे तो बोल नहीं पाएंगे. जब एक ग्रुप सेटिंग में कॉन्वर्सेशन आती है वो चुप कर जाएंगे. दे विल नॉट स्टैंड अप फॉर इट. कल्चरल ये प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है. सो ये तो हर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है. मैं एग्ज़ैक्टली ये जो आपने बात की कि ये कल्चरल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, लेकिन अब पाकिस्तान में जो वायलेंस के अगेंस्ट जो लॉज़ हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के, वो फिज़िकल को तो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन वो मेंटल टॉर्चर को तो वहाँ पे कहीं रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया जाता. तो बीइंग ए साइकोथेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगी गवर्नमेंट को कि क्या उन लॉज़ को भी अमेंड होने की ज़रूरत है और जो मेंटल टॉर्चर है वो उसको भी किस तरह से अब डिफाइन करना चाहिए हुकूमत को? देखिए अमित, सबसे पहले तो जो लॉज बना रहे हैं उनमें इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है. हुँ। Right? They don't have a representative. Right? So you have to create a movement, you have to create some kind of an organization that is made for women like that, by women like that. जिनका ये एक्सपीरियंस रह चुका है, जो इस बारे में सोचती हैं, जानती हैं, बात कर चुकी हैं. You need that kind of, you can't create laws by people who are sitting in the position, because यहाँ पे आप पावर की इनइक्वालिटी भी देखें ना. मतलब वायलेंस से ज़्यादा प्रोनाउंस एविडेंस कोई नहीं है ऑफ अनइक्वल पावर.
राइट? सबसे पहले तो ये बात है, वायलेंस इज द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एविडेंस ऑफ इट। सो अगर आपने उस लॉ को चेंज करना है, आपने अभी बात की कि लीगल एक इसका है, रास्ता है, पीपल कैन अप्रोच द लॉ एंड कैन टेल देम अबाउट इट एंड कैन गेट सम हेल्प और सपोर्ट। बट अगर आप इस पूरे लीगल पे तो मैं मान लेती हूँ, बट लीगल सिस्टम भी इसी कल्चर, इसी सोसाइटी के लोगों से बना हुआ है, राइट? सो I have experienced women going to the law asking for help, ठीक। and उनके लिए हर रास्ता, हर लिटरली हर बात उनके लिए या तो बंद हो जाए या फिर इतना मुश्किल बना दिया जाए, राइट? एंड देन ऐड टू दैट द प्रेशर ऑफ द फैमिली, द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये तो मैं फिजिकल वायलेंस की बात कर रही हूँ। इमोशनल और मेंटल तक तो हम आए नहीं है, बिकॉज उसकी तो कोई रिकग्निशन ही नहीं है। इट्स सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इट इज सो सब्जेक्टिव, राइट? सो मुझे जो मेंटल टॉर्चर या फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर लगता है, वो अगला बंदा जो डिसेंसिटाइज हुआ है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, जी। राइट? दे माइट नॉट इवन थिंक दैट दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इसकी कोई एक ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है। इट्स ऑल्सो व्हाट द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग, उसकी हेल्थ या उसकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, which is why I'm saying you need representation from these people, right, to sit with this। और ये एक लंबा प्रोसेस होगा to define violence, जैसे बाहर हो चुका है, right? In Western countries, these definitions are in place. And then it is helped with proper legal support, psychological support, mental health support, right? Social support। ये सारे systems उन्होंने 30-40 साल उस पे गुजार के उसको फाइन ट्यून करके इम्प्लीमेंट कर दिया। हम तो अभी तक इसकी डेफिनेशन में फंसे हुए हैं कि व्हाट इज इट। मेंटल टॉर्चर भी कोई चीज होती, फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर एग्जांपल। औरतों की रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है घर से बाहर निकलने की, जॉब्स की। सो इट्स अ विशियस साइकिल, right? They're in abusive marriages and they don't have the means to get out of it. And the government does absolutely nothing to provide means to women, resources to women who want to get out of such marriages and be. Acha, second thing, custody of children. Big issue. Mere, in 80% of the cases of domestic violence that I have dealt with, women will not leave their marriage because they're afraid of losing custody, हम्म। right? For whatever reason, financial means nahi hai, right? They don't know where to take the children. Maybe the husband has way too much power and means or is threatening, right? And इसी pressure को तो मतलब इसी variables को लेके इधर उधर थोड़ा सा shift करने हैं। आपके पास एक situation है of a woman living in an abusive marriage for 40 years, right? And she's stuck in it. Okay, Dr. Tanya, ये from what we understand is कि violence is ये complex forms उसके होते हैं, और आपकी कह रही हैं कि it anything यानी कि you either dial it up a little or you or down, and आप कोई भी एक abusive situation create कर सकते हैं। इतना ज़्यादा यानी कि vulnerable होता है, a woman can be this vulnerable in a relationship that anything that goes slightly wrong does count as abuse. Is that is our understanding correct? So I don't know if it will count as abuse. Like for example, अभी आपने एक number quote किया 32%, I think he said, and then 34%. In my experience, I have not yet met a woman जो कि sexual harassment जैसी चीज से नाराज रही हो at some point or another, which basically means almost 100% of the women I have met have been through some form of sexual harassment, whether it's a colleague or somebody out on the street or at home. मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है सर। What I'm trying to say is this, अगर मैं थोड़े से इसको explain करूँ मैं, AIL, which is adverse life events, right, is an assessment criteria, which is basically to say, मैं इसको थोड़ा सा शुरू से आपको बता दूँ, which is to say कि आपकी childhood में जितने आपके साथ adverse events हो चुके हैं, right, उसकी prediction को लेके आप, I mean, you can very accurately assess कि ये बच्चा आगे जाके या ये बच्ची आगे जाके किस किस्म के अब्यूज का शिकार होगी,
किस किस्म के अब्यूज का, राइट? बिकॉज इट, लाइक आई सेड, एक नॉर्मल सर्वाइवल मैकेनिज्म बच्चे का बन जाता है कि अब्यूजर से द मोमेंट दे रिकॉग्नाइज अ थ्रेट इन एन अब्यूजर, वो एकदम से डोसाइल हो जाएंगे, राइट? जो कि एक नॉर्मल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, राइट? और दे विल नॉट रिकॉग्नाइज द अब्यूज बिकॉज उनका वो सिस्टम ही बंद हो गया, राइट? उन पे इतना, उनके साथ इतने एडवर्स इवेंट्स हो चुके हैं, या तो उन्होंने माँ को पिटते देखा है, राइट? या सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल और कोएर्जन उन्होंने घर पे देखी है, वायलेंस देखा है, जो भी देखा है, राइट? So their system is designed, our system as human beings is designed to survive. Oh. Right? Now आपकी लाइफ की बिग डिसीजंस, जैसे कि शादी किससे करनी है, किस तरह के घर में जाना है, प्रोफेशनल कोई आपकी आगे एडवांसमेंट है नहीं है, आप करियर अपना चूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बच्चे कब पैदा करने हैं, करने भी हैं कि नहीं करने हैं, ये सारी चॉइसेस आपके हाथ में नहीं है, टिपिकली स्पीकिंग, राइट? सो आपकी बेसिकली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश लाइफ गुजर रही है assessing your environment for threats, right? Assessing your environment for threats. Now, that will mean that आप जिस चीज के लिए आपके अंदर विजिलेंस है या सेंसिटिविटी है, right? You are forever focused on that. लाइफ की कोई भी और चीज वो जगह ना ले रही है, ना वो मेंटल स्पेस या वो इमोशनल स्पेस कि आप उसमें थ्राइव कर सको। आपका स्टार्ट टू फिनिश इज ऑल कनेक्टेड टू योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, राइट? नाउ दैट कुड बी आपकी मदर इन लॉ, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर चाइल्ड, इट कुड बी आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो एवरीथिंग इज गेयर टुवर्ड्स दैट कि मैंने अपने आप को बचाना कैसे है। नाउ इमेजिन उसका सारा रेज और उसका सारा पेंट अप गुस्सा और उसका सब कुछ एक स्टेज आएगी व्हेन शी सिट्स इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, शी विल टेक इट आउट। तो जनरेशनल ट्रॉमा फिर वो इस तरीके से फिर वो हो जाता So basically, we have to break the cycle of violence. दैट इज इट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन मिस तानिया, हमने अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है एनसीएचआर की तरफ से कि जो मेंटल हेल्थ फ्लॉज हैं उनको मिसयूज़ किया जा रहा है ख़वातीन को उनकी इनहेरिटेंस से या उनकी प्रॉपर्टी राइट से उनको उनसे स्नैच करने के लिए। तो आपके पास कोई इस तरह का इंस्टेंस या कोई केस आया कि घर वालों ने किसी भी अपनी मतलब बहन को या बेटी को मेंटली तौर पे मेंटली इन इल डिक्लेयर करके उससे इस तरह से उसको उसके राइट से जो है वो उसे दस्तबरदार करवाया हो? मेरे पास नहीं आया बट आई हैव हर्ड ऑफ इट, यस। मैंने सुना ज़रूर है, मेरे पास नहीं आया, बट मेरे लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग बात नहीं है या पीस ऑफ न्यूज़ नहीं है, बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉ में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको एज़ अ लूपहोल यूज़ किया जा सकता है, इज़ एडिंग टू द सेम आर्गुमेंट, राइट? इट्स एडिंग टू द सेम आर्गुमेंट। आप कान को इस तरफ से पकड़ेंगे, इस तरफ से बात को ये है। यहाँ पे तो चलिए मेंटल हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, ब्लेटेंटली लोगों का हक उनसे लिया जा चुका है एंड नो वन हैज़ बीन एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? भाइयों ने बहनों का हक लिया है, राइट? आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, राइट? पर्सनली मेरे पास इस तरह का खुद कोई केस नहीं आया, मगर इफ आई लुक अराउंड इसी सोसाइटी इसी कल्चर का हिस्सा होते हुए, आई हैव सीन इट एवरीवेयर, राइट? मेंटल हेल्थ इज जस्ट अनदर वन ऑफ दोज लूप होल्स दैट दे यूज, राइट? यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन is a big thing. वो करके ले लिया जाता है। I've seen it. And I think it's an unfortunate statement, but the fact is that एक society जब अपनी marginalized community के character को attack करने लगे, it shows the weakness of the society. Because last resort that a society uses is character. Yeah. आप किसी का character assassinate करते हैं तो उससे that's your last resort, because that's it. You have everybody else like vultures attacking this person, and you gain whatever you need to gain out of it. अच्छा डॉक्टर तानिया, मेरी तरफ से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपने पहले भी मेंशन किया था कि यू हैव ओल्डर क्लाइंटल आल्सो कमिंग इन, सो आई वांटेड टू नो देयर इज यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि वंस यू आर अ सर्टेन एज और वंस यू आर एट अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ देयर इज नो यानी कि साइकियाट्रिक हेल्प लेने के लिए देयर इज नो पॉइंट। डू यू थिंक कि एट एनी पॉइंट इज इट टू लेट टू गेट हेल्प,
or at any point if someone feels stressed or if they need help, they can and should approach a psychotherapist or psychiatrist for help? देखिए सर, जब हर लेवल पे, बाय दैट आई मीन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, हर लेवल पे जब थिंग्स आर अगेंस्ट यू, देन हेल्प इज अ प्रिविलेज, राइट? आप हेल्प के लिए चले भी जाएंगे, मेरे पास बहुत लोग आ चुके हैं इस तरह जो हेल्प के लिए आए हैं, बट द रीजन आई हैव, डिस्पाइट माई बेस्ट बेस्ट इंटेंट, राइट, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकी बिकॉज वो अभी तक उसी अब्यूसिव सिस्टम का हिस्सा है। right? वो अकेली औरत घर से नहीं निकल सकती, उसके 3 बच्चे बैठे हैं, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी, इवन दो दे हैव द मीन्स टू डू इट, मगर वो नहीं करेंगे बिकॉज स्टिग्मा, राइट? सो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आ चुके हैं जो बहुत 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 बुरे हालात में रह रहे हैं, बट एक स्टेज आती है मेरी प्रैक्टिस में भी, व्हेन आई थिंक टू माई सेल्फ, मैं उनको तो नहीं कहती बट मैं खुद ये सोचती हूँ कि मेरी ये बातें उनकी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कराना या उनको उनकी बात सुनना, विच इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू रियली, या उनको टूल्स देना टू कोप, बिकॉज कोपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दैट दे आर नॉट कोपिंग, बट उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स आर वर्किंग अगेंस्ट देम, राइट? सो आई गिव देम हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म्स। मैं ये कर तो लूंगी, बट यू आर लिविंग इन अ फॉरएवर एक्टिव volatile situation, right? So मेरे coping mechanisms जो मैं आपको present करूंगी will need a few, at least कुछ हफ्तों का, महीनों की consistent practice, but वो practice आप कैसे करेंगे and जब आपको अपने environment की predictability stability का पता नहीं है, right? आज आप ये कर लेंगी, today you will feel good, मैं आपको समझा लूँगी, आई विल टेल यू कि फैमिली के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, ये यहाँ पे ये हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है, व्हाई डोंट यू डू दिस, दिस विल हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, नींद अपनी ठीक करें, यू नो, थॉट प्रोसेस पे मैं काम कर लूँगी, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम ट्रिगर इज प्रेजेंट, Yes. the same threat of violence is present, any form of violence, whether it's sexual violence or it's mental violence or it's psychological or physical, जी। right? तो मेरी 5 मिनट की कही हुई बात वर्सेस decades of abuse, I don't stand a chance. So जब तक ये चीजें, like I said a while ago, I will emphasize on this, जहां जहां से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट करती है, वहां वहां ही इसके सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, right? I can only help to the extent that I can give you some support. शायद कोई लाइफ में, मैं शायद किसी के लिए वो एक इकलौता बंदी हूँ जो कि सुन सके, right? Who will listen to her without judgment. But I can't change your situation. The culture, society, legal, political, all of these systems have to change, right? For you to believe that you are now safe or your children are safe. बहुत शुक्रिया मिस तानिया, आपने राइट्स वॉच को ज्वाइन किया, और ये जो बहुत अहम मौजू था, जो लिंक होता है किसी न किसी स्टेज पे जेंडर बेस्ड वायलेंस से जाके उन ख़वातीन की मेंटल हेल्थ और वो जो मेंटल ट्रॉमा से वो सफ़र करती हैं, उसके हवाले से आपने बड़े खुल के बात की और बताया कि किस तरह से एक तो इसको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, और जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तानिया खान साहिबा, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जीबीवी का एक मेंटल हेल्थ भी एक एस्पेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया जाता है। इट्स रिलेटिव मेंटल हेल्थ इज़ अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, देयरफॉर इसको वो सीरियसनेस अफोर्ड नहीं किया जाता। एंड आपने ये भी पॉइंट आउट किया, आपकी एक तरफ से एक लेमेंटेशन थी कि जो मेंटल हेल्थ है उसको ये इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, एंड प्लस इसको इसके अंदर हेल्प करना भी आपके लिए मुश्किल है बिकॉज इट्स सो डिफ़िकल्ट जो ट्रिगर्स को रिजॉल्व करना फॉर जस्ट अ साइकोथेरेपिस्ट और जस्ट लाइक समवन जिसको हेल्प के लिए रीच आउट करते हैं। अच्छा अहमद, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर ये हम लोग की काफ़ी तफसीली गुफ्तगू तो हुई है डॉक्टर तानिया के साथ, एंड वो ये बता रही हैं कि वुमेन डू ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इन मोस्ट ऑफ दीज
प्रॉब्लम्स जो ये फेस करती हैं, ये उनके है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी वर्थ को है ना डिमिनिश करती है। बिल्कुल। एंड आई थिंक there is no cap on class, no cap on the socio-economic thing, but like me personally, I would feel कि like अगर मैं किसी एक तबके ऑफ women को कहूँगी ना कि ये जो सफ़र कर रही हैं वो और कोई नहीं कर रहा, वो बलोच women है एग्जैक्टली। जो मिसिंग उनके फादर्स, ब्रदर्स, बेटे जो गायब हो जाते हैं और वो फोर फ्रंट पे जाती हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती हैं, उनको बिल्कुल। वाटर कैनन से डिस्पर्स किया जाता है, उनको हरास किया जाता है, पैकअप करके भेज दिया जाता है। एक ये यानी कि दे आर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस ह्यूज स्ट्रगल एंड बेयरिंग ऑल द मेंटल स्ट्रेस दैट कम्स विद इट। साथ साथ में अभी ये बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक एहतजाज जारी बिल्कुल। कर रहा है, उसके अंदर वुमेन भी फोर फ्रंट नहीं है। बिल्कुल, असला वो बुलान मेडिकल कॉलेज की जो ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पे ज़ेरे तालीम हैं, वो उनके हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है और अब वो माइनस टेम्परेचर्स में कोयटा के वो बाहर बैठे हैं, कैंप लगाए हुए हैं अपने हॉस्टल खुलवाने के लिए। वो माजरा क्या है, सबसे पहले हम आपको हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं कोयटा से नदीम खान, उनकी ये ख़ुसूसी रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं आपको। बोलान मेडिकल कॉलेज की बंदिश। मकरान से ताल्लुक़ रखने वाली साइमा कोयटा के बोलान मेडिकल कॉलेज के बाहर एहतिजाजी कैंप में पढ़ाई पर मजबूर हैं। एक माह कबल तलबा तंजीमों के माबेन झगड़े के बाद पुलिस ने बोलान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैकडाउन करते हुए हॉस्टल बंद कर दिया था। MBBS एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें एक महीना या 2 महीने बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और एक दिन की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें घर में ना वो सहूलियात मैसर हैं कि हम लोग आसानी से पढ़ सकें और ना ही कहीं और। तो बेहतरीन जगह हॉस्टल में है जिधर पढ़ने का माहौल होता है, जिधर हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और मेन चीज़ हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग अपने प्रॉफ्स की तैयारी करते थे। अभी लाइब्रेरी भी सील है और हमारा हॉस्टल भी सील करने जा रहे हैं ये लोग। अभी गर्ल्स की तकरीबन 4 हॉस्टल्स हैं, 4 में से 3 बाकायदा सील हो गए हैं। सिर्फ एक खुला है जिसको हमने मीन्स के बंद करने नहीं दिया था। और उसके लिए भी हर रोज़ लेडी कांस्टेबल आते थे, बैठते थे लाठियों के साथ, बाकायदा धमकियाँ वगैरह देते थे। हमारे घर में नोटिस भी गए हैं कि अब आप अपने बच्चों को बुला लें। अब हम अगर घर में जाएं तो उधर हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं हो सकती है। हॉस्टल की बंदिश के ख़िलाफ़ तलबा अलायंस ने गुज़िश्ता 15 रोज़ से एहतिजाजी कैंप लगा रखा है। बोलान मेडिकल कॉलेज सूबे का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है जिसे तलबा तंजीमों की सियासत में अहमियत हासिल है। बोलान मेडिकल कॉलेज में तलबा और तालिबात की तादाद लगभग 2000 के करीब है, जबकि हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा और तालिबात की तादाद 1000 से ज़ायद है। कोयटा का दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। तलबा और तालिबात बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स के बाहर एहतिजाजी धरना देने पर मजबूर हैं। पुलिस हुक्काम ने वॉइस BK को बताया कि हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर तलबा मुकीम थे, दोबारा उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और जल्द इस हॉस्टल को खोल दिया जाएगा। ताहम तलबा पुलिस के मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझती। बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अज़हर बलोच इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हुकूमत जवाज़ बनाकर तलबा की प्रोफाइलिंग कर रही है। बोलान मेडिकल कॉलेज की बंदिश न ये पहला वाक़या है, न शायद ये आखिरी हो। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को रियासती मिलिट्राइजेशन की एक पॉलिसी चल रही है। इससे पहले हमें कुछ सालों पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में FC की तैनाती, वहाँ पर FC के चेक पोस्ट, चौकियों की तैनाती, साइंस कॉलेज के हॉस्टल्स की बंदिश, ब्यूटम्स के हॉस्टल की बंदिश, ब्यूटेक्स में जो सर्विलेंस है कैमरों के ज़रिए वो, या इसके अलावा बलूचिस्तान के जितने भी बड़े तालीमी इदारे हैं वहाँ पर किसी बहाने हीले बहाने के ज़रिए किसी चीज़ को जवाज़ बनाकर, कभी आउटसाइडर को जवाज़ बनाकर, कभी सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर, कभी किसी मामूली झगड़े को जवाज़ बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को तालीमी इदारों के अंदर तैनात किया जाता है ताकि बलूचिस्तान के तालिब इल्मों की प्रोफाइलिंग की जा सके, उनको हरासा किया जा सके, उनको ज़हनी हवाले से डिस्टर्ब किया जा सके। और ये BMC की बंदिश उसी तसलसल की एक कड़ी है। और ये जो बयानिया इंतज़ामिया की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से सामने लाया जा रहा है कि यहाँ पर आउटसाइडर हैं, यहाँ पर गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होते हैं, या यहाँ पर इसके अलावा खुदा न खास्ता दहशत गर्द रह रहे हैं,
तो हम इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को चैलेंज करते हैं कि ये जो हॉस्टल हैं पहले से अलाटेड थे, इंतज़ामिया के पास तमाम स्टूडेंट्स का डेटा है, कि वो एक भी रूम में किसी आउटसाइडर को दिखा दें। हम समझते हैं ये सिर्फ कॉलेज को, हॉस्टल को मुश्किल बंद करने के लिए लेम एक्सक्यूज़ हैं, जो कि मुसलसल हमें पिछले कई सालों से देखने को मिलते हैं। तलबा के मुताबिक एहतजाज का सिलसिला हॉस्टल की बंदिश ख़त्म होने और पुलिस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी तक जारी रहेगा। नदीम खान, voicepk.net, कोयटा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और असरा बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये वो यूथ है जिसके हवाले से बहुत बात की जाती है और कहा जाता है कि जो बलोच यूथ है उसको हम दोबारा जो है वो एक कौमी धारे में लेकर आएंगे, उनको दोबारा से हम बेहतर पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं, उनके अंदर जो नेशनलिज्म है वो डालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप इस तरह के उनके साथ सलूक करेंगे कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में आप उनको फोर्स करेंगे कि वो उनके हॉस्टल के दरवाजे उन पे बंद होंगे, अब वो बाहर बैठेंगे, तो यकीनन ये बहुत अफसोसनाक बात है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ये जो इशू है इसको लाजमी तौर पे देखेगी और इसको तो ये शायद इशू चंद घंटों में जो रिजॉल्व हो सकता है वो कई दिन हो गए रिजॉल्व नहीं हो सक रहा। तो नाज़रीन, आपने देखा आज का राइट्स वॉच, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।